विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ और इस बजट सत्र में मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और उसकी वजह ये कि कांग्रेस सरकार का 3 महीने का कार्यकाल जिस प्रकार से बीता उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाने का अवसर विपक्ष को दिया। आमतौर पर जब पहला बजट सत्र होता है सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें उठाने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सरकार नहीं होती है, मुद्दा नहीं होता है। लेकिन मैं अपने पिछले 25 वर्ष से ज्यादा के विधानसभा के अनुभव को देख रहा हूं कि पहले ही बजट सत्र में इस प्रकार से सरकार को विपक्ष का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें जवाब देने में बहुत कठिनाई हुई। मैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के पहले आप सबके बीच में चर्चा कर चुका हूं। मोटे तौर पर मुद्दे प्रमुख रूप से वही रहे, लेकिन विधानसभा के अंदर उनको उठाने का ये पहला अवसर था। इससे पहले हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में या मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब वो विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है। आज मंडी में आप सबके बीच में विधानसभा सत्र के बाद पहली बार मिलना हो रहा, तो इसलिए एक दो चीजों को लेकर के मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज मैं इस बात को लेकर के फिर से जरूर कहना चाहूंगा। जिस प्रकार का व्यवहार मंडी के साथ वर्तमान कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मंडी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उनके लिए परेशानी का सबब यह है कि मंडी उनकी पार्टी के साथ नहीं चली, लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप मंडी को हर दृष्टि से पीछे करते रहे। विकास कार्य को जो सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से मिलना है उसमें हर तरह से बाधा पैदा करते रहे। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण 2 चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। पहले भी कुछ चीजों को लेकर के हमने कहा था। हमारी मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मैं कई दिनों से इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर रहा था आप सबके माध्यम से कि इस यूनिवर्सिटी का गला घोंटने की तैयारियां चल रही है। और ये विधानसभा के अंदर मैंने अपनी बात रखते हुए भी दर्ज की है, मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने। बहुत सारी चीजें इस प्रकार से करने की कोशिश की। पहले तो इसको बदनाम किया जाए और बदनाम करने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए ताकि लोगों के बीच में इस तरह का भ्रम पैदा हो, लोग भी इस पर चर्चा करना शुरू कर दें। और ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि अभी कोई जांच नहीं हुई, कोई इस बात को लेकर के कोई इस प्रकार की कोई FIR नहीं है और कोई इस तरह का मामला तथ्य के साथ सामने नहीं है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि मंडी यूनिवर्सिटी में भर्ती में धांधली हुई। विधानसभा में भी प्रश्न इस तरह से लगाने की कोशिश, विधानसभा में डिस्कशन पे इस तरह से लाने की कोशिश। धांधली का जिक्र तब होता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है
उसमें कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं जिसके कारण वो चीजें एस्टेब्लिश हो जाए जो आप बोल रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक व्यक्ति, जो एकमात्र विधायक जो मंडी से जीता हुआ है, मंडी जिला से जीता हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसको सबसे आगे इसका जो है वो जिम्मा दिया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मंडी का चुना हुआ, मंडी जिला के अंतर्गत चुना हुआ विधायक, उस दल का जिसकी सरकार है, वो इस यूनिवर्सिटी के पीछे इस प्रकार से पड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस, हमने कहा एफआईआर दर्ज करो, अगर मामले सारे इस तरह से लगते हैं आपको कि इसमें गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई करिए। लेकिन विचित्र परिस्थिति तब सामने आई जब विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ 6 तारीख को, और 6 तारीख को सत्र समाप्त होने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यूनिवर्सिटी की बैठक शिमला में शुरू हुई। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक तो जितने भी हमारे जो इस यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए जो स्टाफ लगाया गया था यहां पर, वो सारा उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया, उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन अंत में 2 वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर 2 बचे थे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, यानी कि दोनों को हटाने का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया। अब जब इस सारी बात को लेकर के वहां ईसी की बैठक में, क्योंकि रेगुलर आइटम नहीं थी, जब रेगुलर आइटम नहीं थी और स्पॉट पर आइटम लाई गई, और उसके बाद वहां पर जो मेंबर ईसी के जो 2 विधायक चुन करके वहां पर भेजे होते हैं, वन मिस्टर जनार्था, एक आपके सरका घाट वाले विधायक, इन लोगों ने इस बात को लेकर के इंसिस्ट किया कि इन दोनों को हटा दिया जाए। और आज की परिस्थिति यह है कि ये यूनिवर्सिटी हेडलेस हो गई, यानी कि कोई भी इसमें इस प्रकार का जो है वो कोई भी प्रोफेसर के पद पर यहां पर अब आज की तारीख में अब कार्यरत नहीं रहा है। 35,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल, और यूनिवर्सिटी हेडलेस बना दी गई है। और यह भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट और 126 डिग्री कॉलेज एफिलिएट किए गए हैं। पूरी तरह से इस व्यवस्था को यहां की तहस नहस करने की कोशिश हो रही है, ताकि ये यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में पहुंचे जहां इसको बंद करने का रास्ता निकाल सके। और मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इस यूनिवर्सिटी को बने हुए 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और 1 साल का आयोजन भी यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ है, शायद 1 तारीख को हुआ है। और मेंबर पार्लियामेंट मंडी से उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी, और उनके समक्ष भी सारे विषय को उठाया गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, उन सब लोगों ने इस बात को उनके सामने भी रखा है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार ने इस प्रकार से एक ऐसी परिस्थिति पैदा की है ताकि इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 साल का टेन्योर इस यूनिवर्सिटी का पूरा हो चुका है, और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी अभी तक एक्टिविटीज 1 साल के टेन्योर में रही, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो बहुत बेहतरीन रही है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि घर से बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ करके शाम को घर वापस पहुंचता है।
यहां तक कि कुल्लू के बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आकर के शाम को घर पहुंचते हैं, और मंडी के तो है ही, मंडी का चाहे वो द्रंग का है, चाहे वो बल का है, चाहे वो मंडी सदर का है, चाहे वो सरका घाट का है, और यहां तक कि बिलासपुर से भी। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये इस तरह का प्रतिशोध का भाव आज से पहले हमने किसी भी सरकार में देखा नहीं, जो वर्तमान सरकार को देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देगी। जमीन की तलाश लगभग तय है कि जहां 2-3 जगह चिन्हित की गई है उसको अंतिम रूप दे देगी, और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा कैंपस का। और यहां उल्टा, जहां यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात तो बात की रही, लेकिन एट प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ स्टाफ का हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की है, तो उस सारी चीज को भी बंद करने की स्थिति में हालात पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कभी भी इस सारी चीज को लेकर के मंडी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बड़ा संस्थान ये मंडी के लिए मुझे लगता है कि ये पहला इतना बड़ा संस्थान है जो जहां पर आने वाले समय में जब पूरी यूनिवर्सिटी बन करके तैयार होगी, फंक्शनल होगी, आने वाले कुछ सालों में 5 से 7 हजार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उस कैंपस पे रहने वाली है। और इसलिए मैं प्रदेश सरकार को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें अब बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को बंद करने की दृष्टि से कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हर कदम पर विरोध होगा, और इसके लिए मंडी के लोग हम संघर्ष करेंगे। दूसरा मित्रों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है जो मैं बार बार उन सारे विषयों को लेकर के बात कह चुका हूं। अब एक मीडिया में हम एक रिपोर्ट को देख रहे थे जो मंडी एयरपोर्ट से संबंधित जो ये थी, जो एसआई की जो रिपोर्ट, एक तो एसआई को चेंज करने के लिए जानबूझ करके लिए एक एजेंसी अलग तरह से की ताकि वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के हिसाब से बना के दे दे। हालांकि मैंने वो रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, न देखी है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि एसआई की रिपोर्ट में इस प्रकार से रिकॉर्ड करने की कोशिश हो रही है ताकि इस वेन्यू को जो हमने एयरपोर्ट के लिए जो साइट सिलेक्शन की है, इस सिलेक्शन को, इस साइट को चेंज किया जा सके। मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी तक एयरपोर्ट के इस सारे प्रोसेस में यहां तक पहुंचते पहुंचते 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। जो सर्वे होते हैं, सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक परिस्थिति इस प्रकार से पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एसआई की रिपोर्ट इस प्रकार से आए ताकि इसको कहा जाए कि ये व्यवहारिक नहीं है और यहां इस जमीन पर विरोध हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश में इसको अन्य स्थान पर इसको एयरपोर्ट को बनाया जाए। ये इस तरह की एक भूमिका बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। कहीं अगर सरकार को लगता कि दूसरे स्थान पर भी एयरपोर्ट की जरूरत है, उसमें बनाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अभी तक की जो औपचारिकताओं का दौर हमारा पूर्ण हो चुका है इस एयरपोर्ट को लेकर, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। अगर इन सारी बातों का हम अगर पूरा ये देखें तो एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकता हूं कि एक द्वेष की भावना मंडी के प्रति, एक कुंठा की भावना मंडी के प्रति प्रदेश सरकार की जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही कहना चाहता हूं, चुनाव में ऐसी परिस्थिति आती रहती है, जीत हार चली रहती है। आपकी सरकार बनी है, मंडी का कंट्रीब्यूशन उसमें कम रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद मंडी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और मंडी के सारे प्रोजेक्ट को इस प्रकार से रोकने की जो चेष्टा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं।
इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं जो विधानसभा के सत्र के दौरान हुई है उन सारी चीजों में प्रमुख रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा के सत्र के दौरान जो कुछ मुद्दे इस प्रकार से उठे हैं जहां सरकार जवाब देने में पूरी तरह से जो है वो असफल हुई है। जवाब नहीं था। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही और भाषण में यही कहा गया है कि हर महिला को जो 18 से 60 साल की और उनके लिए बजट प्रावधान क्या किया गया कि उन महिलाओं को यह दिया जाएगा जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये और 1150 रुपये मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है कि महिलाओं के साथ जो किया हुआ वादा, उस वादे से मुकर जाना। अगर 18 से 60 साल की आयु तक की अगर महिलाओं की अगर संख्या हम हिमाचल प्रदेश में हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 22 लाख बनती है। जबकि अपनी गारंटी पूरी करने की जो इन्होंने बात कही है 2,31,000 महिलाओं की बात कही है और 2,31,000 महिलाएं वो महिलाएं जिनको पहले ही 1000 रुपये मिलता है। 1000 रुपये में 500 रुपये का एडिशन करके उनको कह देंगे कि हमने अपनी गारंटी पूरी कर दी है। जिनको 1150 मिलते हैं पेंशन का, उनको 350 रुपये डाल करके कह रहे हैं कि हम आपकी गारंटी पूरी कर रहे हैं। सही मायने में अगर गारंटी पूरे करने की अगर बात कही है तो होना यह चाहिए था जो पेंशन हमारी सरकार ने उनको महिलाओं के लिए हमने देने का निर्णय किया था, उसके अतिरिक्त आप 1500 रुपये देते। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा जो महिलाओं के साथ उनकी भावनाओं के खिलाफ झूठ बोल करके जो प्रचार करके उन्हें सरकार बनाने में सहयोग ले लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद अपने वादे से मुकर गई है सरकार। और इसके अलावा विधानसभा के सत्र के दौरान जो इश्यूज हैं उन सारी इश्यूज को लेकर के मैं समझता हूं कि हम बार बार बात करें वो उचित नहीं है, लेकिन मैं ये 2-3 चीजों को लेकर के आपके साथ मिलना चाह रहा था, तो इसलिए आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। सर 2 दिन पहले जी उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ वाले क्षेत्रों में विकास नहीं करवा पाए। देखिए, इन सारी चीजों को कोई मतलब नहीं, उनकी विवशता है कुछ बोलना है। जब हम सत्ता में थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या मुद्दा हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार से इनको हम राजनीतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कुछ बोलने को था नहीं। तो कहने लगे कि हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। आज कौन से वो पैदल चल रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में रोना रो रहे हैं कि आर्थिक तंगी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर 2 लाने का प्रावधान करने की सोच रही है। एक छोटा हेलीकॉप्टर, एक बड़ा हेलीकॉप्टर। और हमारे जमाने में जो हेलीकॉप्टर था, पूरे देश में सबसे सस्ती दरों पर लिया हुआ हेलीकॉप्टर हमारे पास था पूरे देश में। और उस कंपनी ने एक बार नहीं अनेक बार रिप्रेजेंट किया कि हमारे रेट्स को इंक्रीज करिए, हम बहुत नुकसान में हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद भी हमने कहा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो ऐसे में सारी चीजों का कोई मतलब नहीं, कुछ बोलना था इसलिए मुझे ये बोलते थे। लेकिन आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से हमने जो है वो ऋण उठाया। यहां 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए 1 साल में ये दर कहां पहुंचने वाली है। 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए, हम 1 साल में 4,000 करोड़ रुपए। और इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं, मैं बहुत ज्यादा ये कुछ बात कहना नहीं चाह रहा हूं। अभी कुछ दिनों के बाद थोड़ा और करेंगे बातें। बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। अधिकारी के सामने गला पकड़ करके
गाली गलौज कर रहे हैं, अधिकारी एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की बातें कह रहे हैं। ये सारे मामले धीरे धीरे आएंगे, परतें खुलेंगी और हमारे पास सारी चीजें आ भी गई हैं। तो इसलिए बहुत अभी हम जल्दी में कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सर, राजेश धर्मानी ने विधानसभा में ये बात कही थी इस मामले में कि नॉर्म्स का ख्याल रखा गया, यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं अपॉइंटमेंट के, यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक मंडी की बात करें, मंडी के जो यूनिवर्सिटी में जो अभी इंटरव्यूज हुए हैं, जो हमारी जानकारी, हम तो उनको बोल रहे तुम जांच कराइए ना, सरकार तुम्हारी, तुम जांच कराओ। लेकिन उसके बावजूद भी यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक यहां पर एडमिशन सिलेक्शंस हुई हैं, ये हमारी जानकारी है। लेकिन उसके बाद अगर और जानकारी है, लेकिन अननेसेसरली बिना तथ्य के बदनाम करने की यूनिवर्सिटी की साजिश ये है ताकि ये यूनिवर्सिटी को बंद करने का रास्ता खोला जा सके। तो उसमें क्या बुरा है? बिल्कुल ऐसा एबीपी का कोई अगर मेरिट पर कोई हमारा प्रोफेसर होता है या कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है तो उसको डिबार कर सकते हैं? कोई प्रोविजन है इसमें नियम के मुताबिक? क्या आरटीआई लेना, देखिए आरटीआई लेना अधिकार है, आरटीआई का जवाब देना वो भी दायित्व बनता है। आरटीआई का जवाब दिया गया है और उन आरटीआई के मुताबिक अगर ये तथ्य इस प्रकार से है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, एफआईआर क्यों नहीं होती है, विजिलेंस इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? तो बात तो ये है। और सबसे ज्यादा आपने सारी चीज को आपने तो यूनिवर्सिटी को इस प्रकार से किया श्रीमान जी कि जैसे ये यूनिवर्सिटी को बंद करने का रास्ता निकाला जा सके। और मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट्स आप अध्ययन करिए, आपकी जानकारी के लिए नहीं है, मतलब आपकी जानकारी में जो चीजें नहीं है उन पर आप अपना मत दीजिए। मेरा आपसे भी इस बात के लिए निवेदन है, खासतौर से जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पर आप लिखिए, लिखने का तो सबको अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद जो तथ्य नहीं है, जो तथ्य राजनीतिक मकसद के साथ सिर्फ यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए है, उन पर मुझे लगता है कि हमको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए फैक्ट्स क्या है। सर, विजिलेंस ने फाइल वापस लौटा दी है, वो शिकायत करता था कि इसमें कुछ नहीं बनता है। हाँ, तो ये भी फैक्ट है ना। हम बोल रहे हैं कि जांच करवाइए। हाउ यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि भाई इसमें अनियमितता, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं जिसमें घोर अनियमितताएं जो ही हैं उस पर जांच हो। ये सारी चीज को लिए एक ऊपर से एक जॉइंट डायरेक्टर ने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में ये लिखा था कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज जो वहां पर उसके बारे में जांच पहले ही तय कर ली, ग्रॉस इरेगुलरिटीज। इसका मतलब है कि आपका एजेंडा, आपका मत बड़ा स्पष्ट है पहले से कि भाई हमने इस सारी चीज को लेकर के कहना है और ये चार्जेस लगाने ही लगाने हैं। आरोप लगाना एक बात है, लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं कि जांच करो। किसने रोका है? सर, जो बहुत से एलिगेशन लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन हर पॉइंट पे जारी करे। ये बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की एक लिमिट होती है, वो मीडिया में किस हद तक जाए। उनने अपना पक्ष जो है बिल्कुल गवर्नर के सामने प्रस्तुत कर दिया है, उनने अपना पक्ष सेक्रेटरी एजुकेशन के सामने प्रस्तुत कर दिया है और इसके अलावा वो कहीं और जगह जा नहीं सकते, मेरी और आपकी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके बावजूद भी जब तथ्य नहीं पाएंगे, हम बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करने के लिए इसको कंक्लूड करिए, इंक्वायरी करिए, खत्म करिए और उसके बाद जो होगा सो होगा। जो गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन तो उसके ऊपर क्या मुझे क्या बोलना है? उसके ऊपर हम बोलते हैं कि अगर तथ्य अगर इस प्रकार पाए जाते हैं तो कार्रवाई, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसमें क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया ट्रायल भी इस प्रकार से हो जाए कि तथ्य पर नहीं है और इस पर मीडिया पर भी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए, मेरा इतना निवेदन है। मैं ड्यू रिगार्ड्स के साथ, मेरा मीडिया के प्रति बहुत सम्मान है। सभी आप तो सब सीनियर लोग, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों का एजेंडा फिक्स है और मेरे भाई साहब का एजेंडा बहुत 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 फिक्स है, जिनका बड़ा क्लियर है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, मैं आपको अच्छा माने तो बुरा माने, लेकिन एजेंडे से बाहर निकलिए।
पत्रकारिता को बदनाम मत करिए। सर, आपने लास्ट टाइम में बात करी हेलीकॉप्टर की 1 से 2। आपकी जब मुख्यमंत्री थे तो आपको भी हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री का लेवल करने की नहीं कोशिश करते रहे, लेकिन हाँ जी, आप भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस आर्थिक स्थिति में स्टेट है और जो भौगोलिक स्थिति के माध्यम से, क्या आप ये जायज समझते हैं कि 5 लाख रुपए प्रति घंटे का हेलीकॉप्टर होना चाहिए मुख्यमंत्री के पास? हमारे पास 2,08,000 का था, सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर हमने हमारी गवर्नमेंट के पास था। अब ये जो ले रहे हैं वो तो उस वक्त वो बहुत महंगा ले रहे हैं। हमने एक एग्रीमेंट जो बड़े हेलीकॉप्टर का किया था उसके जो ट्राइबल का वो चला नहीं, हमने 1 महीने के बाद रद्द कर दिया उसको। ये देखिए एक बात बताइए, स्टेट की एक जरूरत है। देखिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा, हिमाचल से भी छोटे से प्रदेशों में 2-2 हेलीकॉप्टर कई जगह है। आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मैक्सिमम जगह है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ। एक हेलीकॉप्टर की जस्टिफिकेशन कंप्लीट बनती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जाना है और चीज़ों के लिए भी उसकी ज़रूरत रहती है। और जहाँ सड़क मार्ग से कई घंटों का ट्रैवल होता है वहाँ पर कुछ मिनटों में आप पहुँचते हैं, तो उससे एक सुविधा तो रहती है। लेकिन इसको इस प्रकार से मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। 1993 के बाद कांग्रेस के सरकार जो वीरभद्र सिंह बने थे, राम मंदिर के उस घटना के बाद जब कांग्रेस की सरकार फिर सत्ता में आई थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास, सभी गवर्नमेंट के पास, आज से पहले जो रही है हिमाचल प्रदेश में, उनके पास हेलीकॉप्टर रहा है। ना मैंने नया लिया ना किसी और ने, मुझसे पहले सभी मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते रहे। पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस होना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर को कोई इशू नहीं है। नहीं कंसेंसस तो ना बनाए, लेकिन अब तो उनने हमारे खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद स्वाभाविक रूप से उनको मालूम होना चाहिए कि मुद्दा उनके खिलाफ ही बनेगा। और यहां जो इमरजेंसी में जो लोग अंदर रहे उनको 12,000 रुपए और 20,000 रुपए 80 लोगों को मिलता था हिमाचल प्रदेश में। और स्टेटमेंट दी विधानसभा के अंदर कि हमारे पास संसाधन नहीं है, आर्थिक तंगी के हालात में हम गुजर रहे हैं, तो इसलिए लोकतंत्र प्रहरी योजना जो आप लोगों ने लाई है, कानून बनाया है, इस कानून को रद्द किया जाता है। वो रद्द कर दिया गया। लेकिन 6 CPS जितना उन लोगों पर पूरे 1 साल में खर्च नहीं होना था, 5 साल में खर्च नहीं होना, उससे ज्यादा एक CPS पर 1 दिन खर्च, मतलब एक महीने में खर्च हो रहा है। 6 CPS बना दिए। Being a leader of opposition, what will be your next move to protect the future of those students who are studying in this university? देखिए हम तो उस सारी चीज के लिए लड़ेंगे, और हमारे पास स्टूडेंट्स भी आए थे। स्टूडेंट्स ने भी कहा कि अभी हमारे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के लिए हम फोकस होकर के करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, डट करके विरोध सर, करेंगे। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हुआ सर, उसके बाद सुंदरनगर में राज्य स्तरीय मेला हुआ सर। हारे हुए नकारे हुए नेताओं को सर मुख्य अतिथि वहां बनाया जा रहा है, जनता में रोष है। चलो मैं उसमें ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जो लोग हारे हुए हैं वो जाकर के कॉलेज के इंस्टीट्यूशन में जाकर के वहां पर नाटी डाल रहे हैं, और चुने वो प्रतिनिधि जो है वो उनको अपमानित किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हाँ, कोई सरकार में प्रतिनिधि होता है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, कुछ भी नहीं है। और हम अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट, लेकिन वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि है। ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, तमाशा बना हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन पर सुखू जी बोलते जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी, जो आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं, तो वो हो रहा है। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। मंडी के साथ जो भेदभाव की बात की आपने, ये मार्च महीने में जो पीडब्ल्यूडी के पास जितना पैसा था जो ठेकेदारों का ड्यूज देने थे, वो सारा पैसा जो है शिमला से विड्रॉ कर दिया गया। तो दूसरे क्या आपके संज्ञान में ये बात है, क्योंकि उसके मरम्मत के सारे काम बंद हैं। मंडी शहर में भी बहुत बुरी सड़क की हो चुकी है, और एडजॉइनिंग तो सब जगह कोई काम नहीं हो रहा है। तो सारा पैसा विड्रॉ करके वो शिमला के संज्ञान में है आपके? निश्चित रूप से विधानसभा में ये मामला उठाया हमने। ये पूरे प्रदेश का विषय है। पूरे प्रदेश भर में जो पैसा अनस्पेंड पड़ा था, अभी तक खर्च नहीं हुआ था,
हालांकि लाइबिलिटीज करोड़ों के हिसाब से हैं, क्योंकि टेंडर हो चुके हैं, काम कर चुके हैं, और उसके बाद वो सारे प्रोसेस में वो पेमेंट अभी होने को बाकी थी, उस सारी पेमेंट को पैसे को विड्रॉ करके वापस कर दिया गया। ब्लॉक से बैकवर्ड सब प्लान का पैसा वापस कर दिया गया, डीसीपी हेड का पैसा वापस कर दिया गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा वापस कर दिया गया, और उसके बाद रिपेयर हेड का जो हमारा पैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आया था, जो हमारे सभी डिवीजन में, तो वो सारा पैसा वापस कर दिया गया। तो इस तरह से सारा पैसा वापस करने के बाद आज 6 महीने हो गए कि स्टैंड स्टिल है, जहां थे वहीं रुके हैं। और जैसे बोलते हैं ना वो पुलिस वाले वो कमांड जैसे थे, उसी हालात में खड़े हैं। यानी कि कोई भी डेवलपमेंट का काम, नया काम तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो हुए पड़े काम हैं उन सारी चीजों को लेकर के अभी अनिल शर्मा जी ने मंडी कॉलेज का बिल्डिंग का प्रश्न पूछा है वहां पर विधानसभा के अंदर, और उसके बाद भी उसका भी जवाब गोल मोल करके दिया कि जैसे पैसा होगा तब देंगे। पैसे के कारण कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी पड़ी हुई है। 4 महीने में सरकार को आज 4 महीने में मंडी जिला के किसी भी कांग्रेसी को, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो वैसे है, किसी भी कांग्रेस को कोई पोस्ट नहीं देंगे। क्या आप उन कांग्रेस से तो कभी 2 साल मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रति भी जो है उनका जो है वो सब ऐसी भावना है जैसे कामकाज के मामले में मंडी के लिए उनकी भावना है। यानी कि मंडी का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस का वर्कर है, ना उनको तवज्जो है और ना ही पार्टी के साथ साथ में यहाँ पर विकास कार्य को। सर लगभग 100 दिन हो गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए अब तो आज 4 महीने हो रहे हैं। कल 10, आज 10 है ना, कल 11 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। कितने पॉइंट देंगे सर 10 में से सरकार के? तो अभी तक तो मैं तो कहूंगा कि 0 है हमारे सामने, क्योंकि विकास हर जगह रुका पड़ा है। 900 से ज्यादा संस्थान जो डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन जिन संस्थानों ने देना था वो बंद पड़े हुए हैं, और ऐसे में उनको आनंद एक ही चीज को लेकर के कि मैंने सुखाश्रय शुरू कर दिया। सुखाश्रय शुरू करने के पीछे मैं उनके भावना का उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी उनको मालूम होना चाहिए कि सुखाश्रय में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो सारे के सारे प्रोविजन ऑलरेडी कवर्ड है सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत। जुवेनाइल एक्ट जो हमारा है उसके अंतर्गत है। उसमें क्या नया है? 1-2 चीजों को लेकर के नई एडिशन की है उनने, तमाम सारी इश्यूज को लेकर के। यानी कि मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि ग्रीन हिमाचल नाम इन्होंने दिया और सारे इनिशिएटिव्स और बेनिफिट्स वही हैं जो बजट अब की बार केंद्र सरकार में प्रस्तुत किया गया। यूनियन बजट के सारे प्रोविजन, जो सब्सिडीज जो देने की उसमें बात कही है, सारे की सारी चीजें वही है उसमें। और उसी तरह से इसमें भी ये जो सुखाश्रय है, ये जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत जो सारी सुविधाएं वहां पर देने की बात है वो सुविधाएं यहां पर है, इसमें जिक्र किया कि लेकिन एक्ट अलग से बना करके इन्होंने ये किया। इतना ही है, लेकिन उसी में संतोष है। मुझे लगता है कि उसमें मुझे कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनकी भावना है, उससे ही भावनाओं से तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद अभी काम करना बाकी है। Sir, do you think it is completely a political plot to shut down this university? डेफिनेटली। और क्या हो सकता है? मैंने विधानसभा के अंदर 4 दिन पहले ही इस बात को लेकर के अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, आप ये करने जा रहे हैं। और विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद उसी दिन शाम को रात के 10 बजे उन्होंने निर्णय किया है। रात के 10 बजे निर्णय किया है ये ईसी का। अक्सर में जो मौजूदा सरकार है ये प्रचारित कर रही है कि पिछले 3 महीने या 4 महीने में जो सरकार ने जो इकोनॉमी है उसको जो है स्ट्रीमलाइन किया है। आपका इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सारी बातें हवा ही है। स्ट्रीमलाइन में क्या किया हमने? कोई एक चीज हमको इस प्रकार से ऐसे एक्साइज के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने एक्साइज में एक बहुत साइजेबल इंक्रीज किया, और क्योंकि हमने ऑक्शन किया, हमने भी तो ऑक्शन किया था,
जब फर्स्ट साल पहली साल ऑप्शन करते हैं तो उसमें एक साइजेबल इंक्रीज आता है, हमारे भी इंक्रीज आया जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन ये भी इनको इस बात को मानना पड़ेगा कि इन्होंने एक्साइज में किया क्या है, जो सर्किल है वो बड़े बना दिए, और बड़े बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें बड़े लोग ही उसमें आकर के कंपीट कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन अनुभव ये रहा है कि जो बड़े सर्किल बनाने के बाद रेवेन्यू कम आया है, रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह से बड़े बड़े लोगों को प्रावधान ये मदद करने की कोशिश की, बड़े बड़े लोगों के माध्यम से इस तरह से करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ स्टेट को रेवेन्यू का। आज जो बात कह रहे हैं वो वाटर सेस की बात कर रहे हैं, हमने उसमें सहयोग दिया विधानसभा के अंदर, हमने कहा हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, वाटर सेस यहां पर उत्तराखंड में अभी तक कोर्ट से सेटल नहीं हुआ फाइनली वो अभी तक, और बहुत सारे लोग उसमें जा चुके हैं, कोर्ट में जा चुके हैं, और उससे कोई हो गई इनकम होगी, जब होगी तब बात करेंगे ना। लेकिन इस तरह से अभी तक तो कोई इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। लेकिन उसमें एक चीज तो तय हो गया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो सेक्टर में जो प्रोजेक्ट आने वाले थे उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। इसके अलावा और कौन सा सेक्टर ऐसा जहां पर उन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है? बाघ की खेती पर भाषण हुए हैं, अभी तो कोई एक्ट तो उसमें हुआ नहीं, बातें हुई हैं। लेकिन ये इस पर तो पूरा एक अभी तक आकलन होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए कि इसकी ये डबल एज्ड है। एक तरफ हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम भांग की खेती करने की बात कर रहे हैं, और जो खास तौर से जिसका जिक्र कर रहे हैं मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि ऐसा कि कंट्रोल एटमॉस्फेयर में जो है हम ये भांग की खेती करेंगे। उसका व्यवहारिक पक्ष कितना है, कहाँ सफल हुआ, कौन सा मॉडल सफल हुआ, ये सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगा सारी चीज को कहना। लेकिन बहुत सारी स्टेट में अभी तक बहुत ज्यादा इस तरह की फीडबैक बहुत आई नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सबका।